सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। पिछले 2 दिनों से बंगाल से जुड़ी एक खबर चल रही है। शुभेंदु अधिकारी पर मुकदमा दर्ज किया गया है और मुकदमा जो है वो चोरी का मुकदमा, जी हाँ, चोरी का। शुभेंदु अधिकारी ने राशन चोरी की है, ये आरोप राज्य सरकार शुभेंदु अधिकारी पर लगा रही है और शुभेंदु अधिकारी के साथ उनके भाई पर और उनके चंद सहयोगियों पर भी मुकदमे हुए हैं। और कल ये खबर मिली कि उनके कुछ सहयोगी यानी शुभेंदु अधिकारी के कुछ सहयोगियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। सरकार का अपना ये काम होता है, कोई चोरी करे, कोई डकैती करे, कोई घोटाला करे, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन क्या शुभेंदु अधिकारी के साथ जिस तरह से बिहार में पप्पू यादव के साथ हो रहा है, या यूं कह लें कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आजम खान के साथ हो रहा, कहीं वही तो नहीं हो रहा? अब आप सोचेंगे कि कहां आजम खान और कहां पप्पू यादव और कहां शुभेंदु अधिकारी, आप कैसे इन तीनों को मिला सकते हैं? बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। ये तीनों काम के मामले में, शोहरत के मामले में अलग अलग अपना मकाम रखते हैं। जहां पप्पू यादव जो है आम जनों के बीच मिलने जुलने, राहत बांटने, उनके दुख सुख में शामिल होने और उनके दुख को कम करने के लिए जाने और पहचाने जाते हैं। बाढ़ में, सुखाड़ में, आपदाओं में लोगों के बीच खड़े दिखते हैं। वहीं आजम खान की पहचान कुछ और अलग है और आजम खान की पहचान जो है वो खासकर जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है, जहां एजुकेशन के फील्ड में एक तारीखी काम उन्होंने कर रखा है। वह अगर इन नजरियात से आप देखेंगे, इस दृष्टि से यदि देखेंगे, तो शुभेंदु अधिकारी का यहाँ पर कोई मवाजना नहीं मुनासिब है। लेकिन मैं ये बातें कह क्यों रहा हूं? ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि आजम खान पर जिस तरह के मुकदमे योगी आदित्यनाथ की सरकार ने डाले हैं, चोरी के, किताब चोरी के, गाय बकरी चोरी के, मुर्गी चोरी के और ना जाने किस किस तरह के चोरी के, जो पहली नजर में ही एक आम फहम इंसान भी, एक साधारण सोच रखने वाला व्यक्ति भी ये कह देगा कि ये संभव नहीं है और ये राजनीति से प्रेरित है और बदले की भावना से की गई कार्रवाई है, जो बिल्कुल साफ है, वो जग जाहिर है। ठीक इसी तरह से पप्पू यादव के विषय में आप कहेंगे कि 30 साल पुराना मुकदमा साहब, 30 साल से अदालत क्या कर रही थी, सरकार क्या कर रही थी? 15 साल से तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री क्यों, इससे पहले भी वो मंत्री थे। तो मंत्री का तो नीतीश कुमार ने ऑन रिकॉर्ड कितनी बार ये आवाज उठाई कि पप्पू यादव के उस मुकदमे का क्या हुआ और उस मुकदमे पर क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई। रामविलास पासवान बेचारे चले भी गए, कभी नहीं आवाज उठाई। लालू यादव भी अब जाए तब जाए, लेकिन कभी ये बातें नहीं आई। तो शासक वर्गों ने कभी तो ये बातें उठाई नहीं और अदालत ने भी नहीं उठाई, किसी पुलिस पदाधिकारी ने भी नहीं उठाया, मनु महाराज ने नहीं उठाया। अभी बहुत चर्चित डीजीपी चले गए बिहार से, पांडे जी, गुप्तेश्वर पांडे, उन्होंने नहीं उठाया। तो ये अचानक नीतीश कुमार को सपने में 30 साल पहले का मुकदमा कैसे आ गया? बिल्कुल साफ साफ मामला है कि बदले की भावना से कार्रवाई की जाती है। जिसकी भी लोकप्रियता का डर होता है या फिर उसे एक मुख्य प्रतिद्वंदी और चैलेंज करने वाला अगर सामने आ जाता है, तो सरकार ये करती है कि उस चैलेंज से निपटने के बजाय उस चैलेंज को ही रास्ते से हटा देती है। जैसे मौजूदा केंद्र सरकार गरीबी दूर भगाने के बजाय गरीबों को ही दूर भगाने में लगी हुई। किसी एक राजनेता से शिकायत नहीं है, ममता बनर्जी की आप हो सकते हैं फैन हो, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के साथ ये जो मुकदमा भी हुआ है, ये कहा जा सकता है डंके की चोट पे कि बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। शुभेंदु अधिकारी तो मुख्य अभियुक्त है शारदा में, तो शारदा में तो उस पर कार्रवाई हुई नहीं। शारदा में तो मुकुल राय और शुभेंदु अधिकारी को अभी फिलहाल राहत मिली हुई है, ये यूं कह लें कि क्लीन चिट मिली हुई है। लेकिन अब चोरी के मुकदमे में ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी को सबक सिखाने, नापने, जेल के अंदर डालने की कोशिश में लगी हुई है। तो चाहे ममता हो, चाहे नीतीश हो, चाहे योगी हो, चाहे मोदी हो, चाहे कोई भी हो, सत्ता में बैठे लोगों को चाहिए कि वो बदले की भावना से कार्रवाई न करे। अगर इस नजरिए को ज्यादा तकवीयत मिली, ज्यादा फरोग मिला, ज्यादा आगे बढ़ा ये मामला, तो आने वाले दिनों में
सत्ता भी संघर्ष का केंद्र बन जाएगा और हर व्यक्ति अपने प्रतिद्वंदी को निमटने में लग जाएगा और नतीजा वही होगा जो कुछ खास देशों में देखने को मिलता है कि वो लोग अपने विपक्षी को सीधे सीधे जेल या फांसी की तरफ पहुंचा देते हैं। न रहेगा विपक्षी और न होगा विपक्ष और न सत्ता को मिलेगी चुनौती। ये असल उद्देश्य होता है। लेकिन ऐसे शासकों का अंजाम क्या होता है ये भी ध्यान में रखने की जरूरत है। ऐसे शासकों में अगर उदाहरण के लिए आपके सामने नाम दूं तो सद्दाम हुसैन और कर्नल गद्दाफी का भी नाम लिया जा सकता है। और भी कुछ नाम है जिसने अपने प्रतिद्वंदी को बिल्कुल समाप्त कर दिया था, लेकिन अंजाम बहुत अच्छा नहीं हुआ। डेमोक्रेसी और लोकतंत्र में विपक्ष का होना और मजबूत होना बहुत जरूरी है और जनता के लिए बेहतर है। लेकिन आज दुर्भाग्य से ये कहा जा सकता है कि 2014 से लगातार सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि राज्य सरकारों ने भी उसी का अनुसरण करना शुरू किया और विपक्ष मुक्त सरकार की कोशिश में राज्य सरकारें भी लगी रहती हैं। और अगर जनता ऐसा नहीं होने देती है तो किसी न किसी बहाने से सरकार वैसे वातावरण का निर्माण कर देती है कि कोई बोलने वाला व्यक्ति बचे नहीं। कुल मिलाकर मैं तो सत्ता पक्षों से ये कहूंगा कि विपक्ष का मजबूत होना ये डेमोक्रेसी के मजबूत होने की अलामत है। इसलिए विपक्ष को किसी खामखा के मुकदमे में और बेबुनियाद इल्जाम लगाकर जबरन उसे फंसाकर जेलों में डालने के प्रयास से बाज आए, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो। जनता तो इतना समझ ही रही है कि वो खेल क्या हो रहा है। अब इंतजार कीजिए आने वाले दिनों में शुभेंदु का हाल क्या होता है।